मौत का वो खेल जो 3 जुलाई को 8 खाकीधारियों की वीरगति के साथ कानपुर में शुरू हुआ था, 10 जुलाई की सुबह कानपुर से थोड़ी दूर पहले ही खत्म हो गया। 3 जुलाई को दुबे के गांव बिकरू में हुए उस खूनी एनकाउंटर के बाद से ही प्रदेश सरकार और पुलिस के ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए थे और साथ ही शुरू हो गया था हिंदू आतंकवाद का प्रोपेगेंडा। दुबे को बहाना बना एक खास वर्ग द्वारा हिंदुओं के ऊपर आतंकी का ठप्पा लगाने और उसको प्रदेश की वर्तमान सरकार के साथ जोड़ने के भी खूब प्रयास किए गए, लेकिन दुबे का इतिहास कुछ और ही कहानी कहता है। विकास दुबे की कहानी किसी फिल्म में भी अविश्वसनीय ही लगेगी, क्योंकि यह वास्तव में उतनी ही अविश्वसनीय है। इस कहानी की घटनाओं से ज्यादा अविश्वसनीय है इसका क्लाइमैक्स। लेकिन क्या विकास दुबे की कहानी का कोई और क्लाइमैक्स हो सकता था? नहीं। 3 जुलाई की सुबह और 9 जुलाई की रात के बीच जितनी भी घटनाएं घटी वो तो सिर्फ क्लाइमैक्स से पहले का बिल्डअप थी। जितना निश्चित सूरज का पूरब से निकलना है, जितना निश्चित पानी का पर्वत से निकल सागर में जाकर मिलना है, विकास दुबे की इस कहानी का ऐसा क्लाइमैक्स होना भी उतना ही निश्चित था। ऐसा होना निश्चित था क्योंकि राक्षसों को दंड नहीं दिया जाता, उनका वध किया जाता है। नमस्कार, जय मां भारत। विकास दुबे का जन्म 1964 में उत्तर प्रदेश के चौबेपुर ब्लॉक में स्थित बिकरू गांव में हुआ। काफी कम आयु में ही विकास अपना गैंग बना हत्या और जमीन पर कब्जा करने जैसे अपराधों को अंजाम देने लग गया था। 1990 में विकास के ऊपर हत्या का सबसे पहला केस दर्ज होता है, जिसके बाद वो बहुत ही कम समय में बहुत ही तेजी से कानपुर का मोस्ट वांटेड अपराधी बन जाता है। इसके बाद खुद को पुलिस, अदालत और जेल से बचाने के लिए विकास दुबे भी उसी गंगा में डुबकी मारता है जिस गंगा में डुबकी मार मार कर हमारे देश के बड़े से बड़े अपराधी अपने पाप धोते आए हैं। 1995 में विकास दुबे राजनीति में प्रवेश कर जाता है। वो बीएसपी ज्वाइन करता है और अपने बल के आधार पर बड़ी आसानी से अपने जिले का चुनाव भी जीत जाता है। दुबे के बाद उसकी पत्नी ऋचा दुबे भी राजनीति में आ जाती हैं और कई स्तरों के चुनावों पर बड़ी आसानी से जीत हासिल करती हैं। दुबे को बीएसपी में हरिकृष्ण श्रीवास्तव लेकर आए थे, जो खुद बीएचपी छोड़ बीएसपी में शामिल हुए थे। दुबे हरिकृष्ण को अपना राजनीतिक गुरु ही नहीं बल्कि पिता समान मानता था और हरिकृष्ण भी उसे अपने आधिकारिक बाहुबली का दर्जा दे चुके थे। 1996 में हरिकृष्ण श्रीवास्तव चौबेपुर असेंबली सीट से चुनाव के मैदान में उतरते हैं और उनके सामने होते हैं बीजेपी के नेता संतोष शुक्ला। चुनाव में दोनों नेताओं के बीच कड़ी टक्कर होती है और श्रीवास्तव 6000 वोट से संतोष शुक्ला को पछाड़ देते हैं। श्रीवास्तव की जीत की खुशी में दुबे एक परेड निकलवाता है, जिसके दौरान बीजेपी और बीएसपी समर्थकों के बीच झड़प और मारामारी हो जाती है। इस घटना के कारण शिवली थाने में दुबे के ऊपर एक केस दर्ज करवा दिया जाता है, जिसके बाद श्रीवास्तव शुक्ला दुश्मनी दुबे शुक्ला दुश्मनी में बदल जाती है। 11 नवंबर 2001 को बातचीत से यह मामला सुलझाने के लिए विकास दुबे और संतोष शुक्ला को शिवली थाने बुलाया जाता है। दोनों के बीच कहासुनी हो जाती है और पुलिस वालों से भरे थाने में संतोष शुक्ला को दौड़ाने के बाद दिन दहाड़े दुबे उनको गोली मार देता है। संतोष शुक्ला मौके पर ही दम तोड़ देते हैं। दुबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है और उसके बायोडेटा में एक और हत्या का मुकदमा जुड़ जाता है। 6 महीने बाद दुबे पुलिस को सरेंडर कर देता है। केस कोर्ट में जाता है, जहां संतोष शुक्ला का गनर, बॉडीगार्ड और उनके स्टाफ के लोग जो मौके वारदात पर मौजूद थे, सभी दुबे के पक्ष में अपना बयान देते हैं। 4 साल बाद 2005 में अदालत दुबे को संतोष शुक्ला हत्याकांड में निर्दोष पाती है। 2001 के संतोष शुक्ला केस से 2 साल पहले 1999 में दुबे के ऊपर अपने गांव के झुन्ना बाबा नामक व्यक्ति की हत्या कर उसकी जमीन और दूसरी संपत्ति हड़पने का आरोप लगता है। साल 2000 में दुबे के ऊपर अपने ही अध्यापक रहे ताराचंद इंटर कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल सिद्धेश्वर पांडे की हत्या का आरोप भी लगता है और इसके लिए वो अपने 3 साथियों समेत जेल भी जाता है, लेकिन हर बार की तरह कुछ ही महीनों बाद वो जेल से बाहर आ जाता है। संतोष शुक्ला हत्याकांड के बाद तो उत्तर प्रदेश के अपराध जगत में दुबे का कद काफी ऊंचा हो जाता है। इस समय तक कानपुर देहात के ज्यादातर थानों के पुलिस वाले या तो उसकी जेब में थे या फिर डर के चलते उसके रास्ते से दूर ही रहते थे। 2002 में दुबे अपने स्थानीय प्रतिद्वंदी और नगर पंचायत के अध्यक्ष लल्लन वाजपेयी की हत्या का प्रयास भी करता है, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाता। दुबे के कुकृत्यों की पराकाष्ठा तब हो जाती है जब वो केवल 20,000 रुपए के विवाद के चलते दिनेश दुबे नाम के केबल ऑपरेटर की हत्या करवा देता है।
विकास दुबे के लिए जेल के अंदर होना या बाहर खुले में घूमना दोनों एक ही बात थी। साल 2000 में स्कूल प्रिंसिपल की हत्या के बाद जब दुबे जेल में था, उस दौरान भी वो जेल के अंदर से ही शिवली में राम बाबू यादव नाम के एक व्यक्ति की हत्या करवा देता है। 2017 आते आते दुबे के ऊपर 60 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हो चुके थे, जिनमें से 5 हत्या के और 8 हत्या के प्रयास के मुकदमे थे। अक्टूबर 2017 में एक हत्या के केस के चलते एसटीएफ लखनऊ में दुबे को गिरफ्तार करती है। उसके ऊपर इस केस के शिकायतकर्ता और गवाहों के ऊपर अपने पक्ष में बयान देने के लिए दबाव बनाने का आरोप था। इस गिरफ्तारी के दौरान एसटीएफ को दुबे के पास से एक 30 बोर की स्प्रिंगफील्ड राइफल और 15 जिंदा गोलियां भी बरामद होती हैं। इस समय पर दुबे के सर पर 25,000 रुपए का नगद इनाम घोषित था। हैरान करने वाली बात यह है कि दुबे के ऊपर राज्य ही नहीं बल्कि देश के सबसे ज्यादा सख्त माने जाने वाले कानून जैसे कि यूपी गैंगस्टर्स एक्ट, गुंडा एक्ट और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कई सारे मुकदमे दर्ज थे। लेकिन इसके बावजूद भी वो दशकों तक निर्भय हो खुला घूमता रहा और अपने अपराध के बायोडेटा में एक के बाद एक पन्ने जोड़ता गया। और ऐसा उस देश में हो रहा था जहां बटवा चुराने जैसे एक मामूली से केस में एक नाबालिग आरोपी को सालों तक जमानत भी नहीं मिल पाती। दुबे को गिरफ्तार करने बिकरू गांव गई पुलिस टीम के ऊपर दुबे और उसके साथी घेराबंदी कर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं। 8 पुलिस वाले वीर गति को प्राप्त होते हैं, जिनमें एक डीएसपी भी शामिल थे। अगले दिन सुबह कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान दुबे का मामा प्रेम प्रकाश पांडे और चचेरा भाई अतुल दुबे पुलिस एनकाउंटर में मारे जाते हैं। कानपुर में पुलिस दुबे के अकाउंटेंट जय वाजपेयी को धर दबोचती है। वाजपेयी के ऊपर 3 जुलाई की रात को दुबे को गांव से भगाने में मदद करने का आरोप था। इसी दिन प्रशासन बुलडोजर से दुबे के घर को मिट्टी में मिला देता है। इसी बुलडोजर का इस्तेमाल उस रात पुलिस की घेराबंदी करने के लिए किया गया था। दुबे के 2 ट्रैक्टर्स और 2 एसयूवी गाड़ियों को भी पूरी तरह नष्ट कर दिया जाता है। चौबेपुर स्टेशन के सुपरवाइजिंग ऑफिसर विनय तिवारी को पुलिस रेड की जानकारी दुबे को देने के संदेह में सस्पेंड कर दिया जाता है। दुबे के एक साथी दयाशंकर अग्निहोत्री उर्फ कल्लू को कानपुर के कल्याणपुर इलाके से गिरफ्तार किया जाता है। कल्लू खुलासा करता है कि उस रात पुलिस के आने की जानकारी दुबे को पहले ही मिल चुकी थी। वीर गति को प्राप्त हुए सर्कल ऑफिसर देवेंद्र मिश्रा द्वारा मार्च में लिखी गई एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। इस चिट्ठी में वो कानपुर के एसएसपी अनंत देव से कहते हैं कि चौबेपुर के एसएचओ विनय तिवारी और दूसरे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स विकास दुबे के खिलाफ कभी कोई कार्यवाही नहीं करते और उसकी हर संभव सहायता भी करते हैं। मिश्रा लिखते हैं कि यदि एसएचओ तिवारी ने ऐसा करना बंद नहीं किया तो निकट भविष्य में अनहोनी घटना घट सकती है। इसी दिन दुबे के 2006 और 2017 के 2 वीडियोस भी वायरल होते हैं। 2006 वाले वीडियो में दुबे हरिकृष्ण श्रीवास्तव को अपना राजनीतिक गुरु बताता है और 2017 वाले वीडियो में वो दावा करता है कि प्रदेश के कई नेता उसे कानून से बचाते आए हैं, जिनमें बीजेपी के 2 नेता शक्ति प्रसाद सागर और अभिजीत संघा भी शामिल हैं। दोनों ही बीजेपी नेता दुबे के इन दावों को सिरे से खारिज कर देते हैं। कानपुर के एसएसपी अनंत देव को एसएचओ विनय तिवारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने के लिए मुरादाबाद की प्रोविंशियल आर्म्ड पुलिस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसी दिन कुख्यात दुबे को फरीदाबाद के एक होटल में स्पॉट किया जाता है, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो वहां से निकल चुका होता है। यूपी के हमीरपुर जिले में एसटीएफ विकास दुबे के करीबी और हमेशा साथ रहने वाले बॉडीगार्ड अमर दुबे को मार गिराती है। कानपुर पुलिस चौबेपुर के एसएचओ विनय तिवारी को षड्यंत्र के चार्जेस में गिरफ्तार कर लेती है। दुबे के 2 और वांटेड साथी कार्तिकेय उर्फ प्रभात और प्रवीण उर्फ बउआ 2 अलग अलग एनकाउंटर्स में मारे जाते हैं। इसी दिन उज्जैन के महाकाल मंदिर में एसटीएफ दुबे को गिरफ्तार कर लेती है। दुबे 3 राज्यों की सीमाओं को पार करता हुआ सैकड़ों चेक पॉइंट्स और नाकाबंदियों से होता हुआ उज्जैन के इस मंदिर में पहुंचा था। 9 जुलाई की शाम को ही एसटीएफ विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे को भी गिरफ्तार कर लेती है। उनके ऊपर एक अपराधी को संरक्षण और बढ़ावा देने और उसकी आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगते हैं। ऋचा दुबे के साथ उनके छोटे बेटे शानू दुबे और घर के नौकर को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। 10 जुलाई की सुबह उज्जैन से कानपुर आते समय कानपुर से केवल 100 किलोमीटर पहले एसटीएफ के साथ हुए एक एनकाउंटर में 56 साल का विकास दुबे मारा जाता है। 9 जुलाई को उज्जैन में पकड़े जाने से पहले ही विकास दुबे की मां सरला देवी दुबे अपने बेटे की हरकतों के ऊपर शर्म और खेद व्यक्त कर चुकी थी।
मीडिया को दिए बयान में उन्होंने पुलिस से आग्रह किया था कि यदि उनका बेटा जीवित भी पकड़ा जाता है तो भी उसको गोली मार दी जाए। लेकिन बात यदि विकास के पिता रामकुमार दुबे की जाए तो वो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पुलिस को यह बताया था कि 3 जुलाई को एनकाउंटर के समय उनका बेटा गांव में ही नहीं था। उनकी ये बात आगे चलकर पूरी तरह झूठी निकली थी। विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे भी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं और जिला पंचायत जैसे कई चुनाव जीत चुकी हैं। ऋचा दुबे के ऊपर अपनी मर्जी से अपने पति की आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहने के आरोप लंबे समय से लगते रहे हैं। ऋचा विकास दुबे के एक दोस्त राजू खुल्लर श्रीवास्तव की बहन है और दोनों की शादी 25 साल पहले हुई थी। दुबे दंपत्ति के 2 बेटे हैं, आकाश और शानू दुबे। बड़ा बेटा आकाश दुबे विदेश में MBBS की पढ़ाई कर रहा है, जबकि छोटा बेटा शानू दुबे लखनऊ के एक इंटर कॉलेज में पढ़ रहा है और वो इसी शहर में अपनी मां के साथ रहता है। कुछ सूत्रों के अनुसार दुबे की मां लखनऊ में अपनी बहू और पोते के साथ ही रहा करती थी, जबकि पिता रामकुमार दुबे बिकरू गांव में अपने गैंगस्टर बेटे के साथ ही रहना पसंद करते थे। दुबे ने अपना आपराधिक करियर 80 के दशक के अंत में शुरू किया था और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तब से लेकर अब तक 30 साल से ऊपर का समय हो चुका है और इन 30 सालों में उत्तर प्रदेश में लगभग आधे समय 13 साल सपा की सरकार रही है। इन 13 सालों में से 8 साल मुलायम सिंह यादव और बाकी के 5 साल उनके सुपुत्र अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे हैं। प्रदेश में 7.5 साल BSP और 7 साल BJP की सत्ता रही है, जबकि इन 30 सालों में केवल 2.5 साल ऐसे हैं जब राज्य में राष्ट्रपति का शासन रहा है। इन आंकड़ों को देखकर आप खुद ही निर्णय कर सकते हैं कि विकास दुबे को एक दैत्य बनाने में, भस्मासुर बनाने में कौन सी पार्टी का सबसे ज्यादा हाथ रहा होगा। जहां तक बात विकास दुबे के एनकाउंटर की है तो 3 जुलाई की उस रात जब 8 पुलिस वाले वीर गति को प्राप्त हुए थे, ठीक उसी रात दुबे का भाग्य सील हो गया था। जिस क्षण दुबे के आदमियों ने घायल हो नीचे गिर चुके पुलिस वालों को गोलियां मारी थी, उसी क्षण यमराज अपने भैंसे पर सवार हो दुबे को लेने निकल पड़े थे। बात यहाँ पर यह नहीं है कि विकास दुबे कई नेताओं के राज खोल सकता था इसलिए उसे मार दिया गया। नहीं, एक गुंडे के किसी नेता के ऊपर आरोप लगाने के कोई मायने नहीं होते और हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है। नाम तो चंद्रास्वामी ने भी श्री राजीव गांधी का लिया था, तो क्या उनकी कुर्सी खतरे में पड़ गई थी? आरोप तो हर्षद मेहता ने भी उस समय के प्रधानमंत्री श्री PV नरसिम्हा राव के ऊपर लगाए थे, तो क्या उनको जेल हो गई थी? बात यहाँ पर यह है कि 8 पुलिस वालों को मारने वाला या मारने वाले जिंदा नहीं रह सकते। हमारे देश ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश में पुलिस के हत्यारों को जिंदा नहीं छोड़ा जाता। ये एक ऐसा बिन बोला बिना लिखा नियम है जिसका बहुत ही सख्ती के साथ पालन किया जाता है। पढ़ाई में ग्रेजुएशन किया है मैंने और मैं अच्छा स्कॉलर रहा हूँ अपने टाइम का। कोई धामे नहीं, राम बिना कोई धामे नहीं।